हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, तो इसके पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे, जिससे विमेय विश्लेषण हुआ, मापन की अनिश्चितता हुआ, ठीक है, सार्थक अंक हुआ। तो ये सब फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इसमें आपको नहीं बता रहे हैं, तो फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, या फिजिक्स में उसको पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोग के नियम। ये आपको बताया गया। आप जानते हैं कि सभी रासायनिक क्रियाएं कुछ नियमों के पर आधारित होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। सभी रासायनिक क्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। ये नियम निम्नलिखित हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। इसमें पहला है द्रव्य संरक्षण अथवा द्रव्य के अविनाशता का नियम, ठीक है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। और चौथा है तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा है गैसीय आयतन नियम। ये 5 नियम है। इन्हीं 5 नियमों को पढ़ना है। तो ये 5 नियम के बारे में पहले जान लीजिए कि रासायनिक संयोग के नियम क्या है। कि सभी रासायनिक क्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। सभी रासायनिक क्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित हैं, जिसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं, ठीक है। ये नियम निम्नलिखित है। ये नियम निम्नलिखित है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण। अथवा द्रव्य के अविनाशिता का नियम। द्रव्य के अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और द्रव्य के अविनाशिता का नियम, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा है
स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक। और चौथा है तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पांचवा है गैलुशेक का गैसीय आयतन नियम, गैसीय आयतन नियम। इसको इंग्लिश में कहेंगे गे, GAY गे लुशेक, LUSSAC। लुशेक, गैलुशेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये पांचवी लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। ठीक है, ये पांच नियम, द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव्य के अविनाशिता का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, और चौथा है तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और पांचवा गैलुशेक का गैसीय आयतन नियम। अब थोड़ा और इसमें देख लीजिए, इन सभी नियमों का प्रतिपादन किसने किया था और नियमों की पुष्टि किसने की थी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव्य की अविनाशिता के नियम के जो प्रतिपादक थे, इस नियम का प्रतिपादन लेवाशिय ने किया था, लेवाशिय ने। ठीक है, और पुष्टि की थी किसने? इस नियम की पुष्टि की थी लैंडोल्ट ने, लैंडोल्ट ने पुष्टि की। ठीक, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? लेवाशिय ने किया, और पुष्टि किसने की थी? लैंडोल्ट ने। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था JL प्राउस्ट ने, प्रतिपादन किया था JL प्राउस्ट, JL प्राउस्ट ने प्रतिपादन किया था। और पुष्टि किसने की थी स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि? स्टास तथा रिचार्ड ने, स्टास तथा रिचार्ड ने पुष्टि की।
ठीक। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। प्रतिपादन इसका गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था किसने? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने प्रतिपादन किया और पुष्ट किया था वर्जिलियस ने। वर्जिलियस ने पुष्ट की। ठीक। तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का प्रतिपादन किया था रिक्टर ने। प्रतिपादन इसका प्रतिपादन किसने किया था? रिक्टर ने किया था। रिक्टर ने। और पुष्ट किसने की थी? स्टॉस ने। पुष्ट किसने की? स्टॉस ने। स्टॉस ने पुष्ट की। गैल्साक का गैसीय आयतन नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैल्साक ने ही किया था। ठीक है। नाम से स्पष्ट है गैल्साक का गैसीय आयतन नियम है, तो किसने किया था? गैल्साक ने ही किया था। प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन गैल्साक। गैल्साक। ठीक। तो ये 5 नियम, पांचों नियमों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नाम याद होने चाहिए पांचों नियमों के। पहला नियम क्या? पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे हो सकता है। तो इसमें पहला क्या नियम है? द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य के अविनाशिता का नियम। प्रतिपादक कौन है? लेवासिए। और इस नियम की पुष्टि किसने की थी? लैंडोल्ट ने की थी। तो ये नियम है क्या? नाम से स्पष्ट है, द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात द्रव्यमान अपवर्तित रहता है। रासायनिक अक्रिया के पूर्व जितना द्रव्यमान रहता है, रासायनिक अक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहता है, अर्थात उनके द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं आता है। कि रासायनिक अक्रिया के पूर्व तथा बाद में द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, तो ये नियम क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है। अर्थात इस नियम की क्या हो जाएगी? पुष्टि हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य के अविनाशिता कि द्रव्य क्या है? अविनाशी है। द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि किसी रासायनिक अक्रिया में परिवर्तन के उपरांत जितना कुल द्रव्यमान है, तो रासायनिक परिवर्तन के पूर्व उतना ही द्रव्यमान रहता था। कि जितना द्रव्यमान रासायनिक परिवर्तन के बाद है, उतना ही द्रव्यमान रासायनिक परिवर्तन के पूर्व भी था। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अक्रिया में पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित रहता है। तो नियम क्या है कि द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः किसी रासायनिक अक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना कि अक्रिया के पूर्व था। अर्थात किसी रासायनिक अक्रिया में पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है? संरक्षित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम अथवा द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, जैसे रासायनिक अक्रिया होगी तो उसमें अभिकारी पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो अभिकारक होते हैं, और क्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो उत्पाद होता है। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो है उत्पादों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होगा, अर्थात उनके द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये द्रव्य अविनाशिता के नियम की क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं। अब एक चीज यहां पर और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नाम सुने होंगे सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, और उसमें उन्होंने या कह सकते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दिया था। तो इसमें उन्होंने सूत्र दिया था E = mc², जहां पर E क्या है? एनर्जी है, m क्या है? मास है,
मास डिफेक्ट भी कह सकते हैं। मास डिफेक्ट है उसी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, अर्थात प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग कितना होता है जानते हो, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ पर, द्रव्यमान द्रव्य पर गिरती हैं तो द्रव्य किसमें, द्रव्य का रूपांतरण ऊर्जा में हो जाता है, अर्थात द्रव्यमान में कमी हो जाती है। द्रव्यमान में कमी किसमें परिवर्तित हो जाती है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो सामान्य रासायनिक अपक्रियाओं में, जैसे सामान्य रासायनिक अपक्रियाएं हैं तो उनमें अत्यंत कम द्रव्यमान ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो बहुत अल्प मात्रा में या कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में अत्यंत कम ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो अत्यंत कम ऊर्जा का रूपांतरण होने के कारण ये द्रव्य की अविनाशता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर नाभिकीय अपक्रियाओं की बात की जाए तो नाभिकीय अपक्रियाओं में द्रव्यमान क्षेत्र अधिक होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का रूपांतरण किसमें हो जाता है, ऊर्जा में हो जाता है। तो ये इस नियम की पुष्टि नहीं कर पाते। तो आइंस्टीन ने समीकरण दिया था E=mc², E=mc², ये आइंस्टीन का समीकरण है, ठीक है। तो नाभिकीय अपक्रियाओं में क्या होगा कि द्रव्यमान किसमें रूपांतरित हो जा रहा है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जा रहा है। तो इस तरह हम इस नियम में थोड़ा संशोधन करके इस तरह कह सकते हैं, किसी निकाय की द्रव्यमान व ऊर्जा का कुल योग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। किसी निकाय के द्रव्यमान तथा ऊर्जा का कुल योग नियत रहता है। किसी निकाय, इस नियम को थोड़ा संशोधित करके इस तरह कहा जा सकता है, किसी निकाय की द्रव्यमान और ऊर्जा का कुल योग नियत रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण तो द्रव्य के अविनाशता का नियम है, ठीक है। तो एक एक नियम हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग कॉपी पर। तो आइए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव्य के अविनाशता का नियम। द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव्य के अविनाशिता का नियम। अभी हमने आपको बताया इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, लेवाशियर ने। प्रतिपादन किसने किया था, लेवाशियर ने, और पुष्टि किसने की थी, लैंडोल्ट ने, ठीक है। इसके पहले बता चुके, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव्य के अविनाशता का नियम, तो हम लिखते चल रहे हैं, समझा चुके हैं इस नियम को। इस नियम के अनुसार क्या होगा, द्रव्य अविनाशी है। इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अतः किसी रासायनिक परिवर्तन के उपरांत भी, द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है। द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है,
द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना कि अपक्रिया के पूर्व था, जितना कि अपक्रिया के पूर्व था। ठीक है, जितना कि अपक्रिया के पूर्व था। द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना कि अपक्रिया के पूर्व था, अर्थात रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक अपक्रियाओं पर दिए कि रासायनिक अपक्रियाओं में पदार्थ का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अपक्रिया के पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान तथा अपक्रिया के उपरांत पदार्थ का कुल द्रव्यमान, दोनों के मान क्या होंगे? बराबर होंगे, अर्थात उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये द्रव्य की अविनाशता के नियम की क्या करेंगे? पुष्टि करेंगे। तो यहाँ अपक्रिया के पूर्व कुल द्रव्यमान, अपक्रिया के पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान, पदार्थ का कुल द्रव्यमान बराबर क्या होगा? अपक्रिया के उपरांत पदार्थ का कुल द्रव्यमान। अपक्रिया के उपरांत पदार्थ का कुल द्रव्यमान। अपक्रिया के उपरांत पदार्थ का कुल द्रव्यमान। ठीक है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, इसमें एक एग्जाम्पल आपको समझा दे रहे हैं। इसमें जैसे क्या किया जाए कि प्रायोगिक सत्यापन में लैंडोल्ट ने इस नियम का क्या किया? प्रायोगिक सत्यापन किया। लैंडोल्ट ने इस नियम का क्या किया? प्रायोगिक सत्यापन किया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक भुजा में सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया, और दूसरी भुजा में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया। एक भुजा में क्या किया, या कह सकते हैं एक पात्र में सोडियम क्लोराइड का विलयन और दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया। इनके द्रव्यमानों को क्या किया? ज्ञात किया। इनके द्रव्यमानों को क्या किया? ज्ञात किया। इनके द्रव्यमानों को जब ज्ञात किया और फिर इस तरह एक बीकर इस तरह लिया कि उसमें उन दोनों को क्या किया? मिला दिया, ताकि ये क्या कर सकते हैं? रासायनिक अपक्रिया कर सकें। और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप क्या हो? कि रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप क्या हो कि सिल्वर क्लोराइड बन जाए और सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाए। तो जब रासायनिक अपक्रिया कंप्लीट हो गई तो उसके द्रव्यमान को ज्ञात किया, तो क्या देखा कि अपक्रिया के पूर्व जितना द्रव्यमान था तो अपक्रिया के उपरांत भी उतना ही द्रव्यमान है, अर्थात इनके द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं आया। तो द्रव्य विनाशता के नियम की क्या हो गई? पुष्टि हो गई। ठीक है, द्रव्य विनाशता के नियम की क्या हुई? पुष्टि हुई। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर
17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराने पर 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड AgCl तथा 8.5 ग्राम तथा 8.5 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बनता है। तो हमें देखना है कि द्रव्य के अविनाशता के नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को लेकर के और 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को लेकर के इनको क्या किया, आपस में क्रिया कराया, तो 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड बना और 8.5 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट बना। तो देखिए AgNO3 और NaCl की क्या कराया, इन्होंने क्रिया कराया, तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड का क्या बनता है, सल्फेट अवक्षेप बनता है, तो AgCl बनता है, AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ, सोडियम नाइट्रेट बनता है NaNO3। तो ये देखिए अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या है, ये अभिकारी पदार्थ हो गए और ये क्या हुआ, उत्पाद हुआ। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान। तो यहां देखिए सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान कितना है, सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान कितना है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट कितना है, 17 ग्राम, तो 17 ग्राम ये हो गया। सोडियम क्लोराइड कितना है, 5.85 ग्राम, तो ये हो गया 5.85 ग्राम, टोटल कर दिए तो आ जाएगा 22.85 ग्राम। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना है, 22.85 ग्राम हो गया। उत्पादों का कुल द्रव्यमान निकाल लीजिए, उत्पादों का कुल द्रव्यमान, अपक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बन रहे हैं, तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान, उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होगा, तो यहाँ देखिए उत्पाद कौन है, AgCl और सोडियम नाइट्रेट है, तो AgCl का द्रव्यमान कितना है, AgCl 14.35 ग्राम, 14.35 धन सोडियम नाइट्रेट कितना है, 8.5 ग्राम, 8.5 ग्राम। तो टोटल कीजिए कितना होगा, इसको भी टोटल करेंगे तो आ जाएगा 22.85 ग्राम। तो देख रहे हैं अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जितना है उतने उत्पादों का कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, द्रव्य अविनाशता के नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। अतः ये द्रव्य के अविनाशिता के नियम की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्य अविनाशता का नियम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसी क्रम में अब दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, अभी हमने बताया इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, J.L. प्राउस्ट ने किया था, और पुष्टि किसने की थी, स्टार्स तथा रिचार्ड ने की थी। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, ठीक है, तत्वों के अनुपात क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, अर्थात इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है कि प्रत्येक यौगिक वह चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उनमें तत्वों का जो अनुपात होता है, तत्व एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। ठीक है,
संयुक्त रहते हैं, अर्थात इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे जिस विधि से बनाया जाए या प्राप्त किया जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, तो किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, तो उसमें जो तत्व हैं, तत्वों का जो अनुपात है वो एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, संयुक्त रहते हैं, अर्थात उनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। जैसे अभी लिख दे रहे हैं, अभी नियम लिख दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए कि प्रत्येक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, या कह सकते हैं प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वो किसी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उसमें तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहता है, अर्थात उनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को भी गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, तो इसमें इनका जो अनुपात होगा, इसमें कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो, किसी भी विधि से बनाया गया हो, किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखिए, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 16। दो परमाणु है तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32, ठीक। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार कितना, 32, लेकिन यहाँ दो परमाणु है तो दोनों परमाणुओं का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्योंकि एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 16, तो दो का कितना होगा, 16 दूनी 32 हो गया। अब इसमें अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 32। अब काटिए, 12 और 32 किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 3 12, 4 8 32। तो इसमें जो अनुपात आएगा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा, 3 अनुपात 8 आएगा, अर्थात ये इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो निश्चित अनुपात है वो क्या है, 3 अनुपात 8 है। इसी तरह जल की बात कर रहे हैं, जल चाहे जिस विधि से बनाया गया हो, चाहे जिस विधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे वर्षा का जल हो या समुद्र का जल हो, ठीक है, या कहीं का भी जल हो, तो ये जल जो होता है, जल का जो आणविक सूत्र है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ है, ठीक है। किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन के परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो एक परमाणु का परमाणु भार 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के परमाणु का परमाणु भार 16, तो अनुपात निकालेंगे तो 2 अनुपात 16 होगा। इसको सरल करेंगे, 2 1 2 और 2 16, तो इसमें जो अनुपात आएगा, सरल अनुपात कितना आएगा, 1 अनुपात 8। अर्थात जल चाहे जिस विधि से बनाया प्राप्त किया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो निश्चित अनुपात है वो कितना होगा, 1 अनुपात 8 होगा, ठीक है। कितना होगा, 1 अनुपात 8। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे जिस विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, तो कितना होगा, 3 अनुपात 8 होगा, ठीक। तो ये स्थिर अनुपात के नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। तो आइए नियम लिख लेते हैं। स्थिर अनुपात का नियम देखिए, प्रत्येक रासायनिक यौगिक, प्रत्येक रासायनिक यौगिक, प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाए या प्राप्त किए गए हों,
किए गए हों, ठीक है। प्रत्येक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, प्रत्येक यौगिक चाहे वह किसी भी विधि से बनाया जाए या प्राप्त किया जाए, प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे जिस विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, चाहे जिस विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, ठीक है। तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, ठीक है। अर्थात इनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, रासायनिक संगठन निश्चित होता, ठीक है। रासायनिक संगठन क्या होता है? निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पे आपको बता ही दिए, एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त किया जाए, तो किसी भी से बनाया प्राप्त किया जाए, तत्वों के अनुपात क्या होंगे? एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम चाहे जिससे बनाया प्राप्त करें, ठीक है, तो इनमें तत्वों का जो द्रव्यमान है एक निश्चित अनुपात में क्या होता है? संयुक्त होता है, अर्थात इनका रासायनिक संगठन क्या होता है? निश्चित होता है। तो इसमें एक कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा? 12। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार 16 होता है, दो परमाणु 16 दूनी क्या हो गया? 32। तो 12:32 क्या होगा? सरल कर दिए, 4 3 12, 4 8 32, कितना आ जाएगा? 3:8 का अनुपात होगा, ठीक। इसी तरह जल है, दूसरा एग्जाम्पल, चाहे जहां का जल हो, चाहे जल को जिस विधि से प्राप्त किया जाए, किसी भी विधि से जल को प्राप्त किया जाए, चाहे जहां का जल हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? एक परमाणु का परमाणु भार 1, तो दो परमाणु है 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। अब इसका सरल अनुपात निकालेंगे तो 2:16, सरल करेंगे क्या होगा? 1:8। तो चाहे जहां जल हो या जल को चाहे किसी भी विधि से हम प्राप्त करें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? 1:8 का निश्चित अनुपात होगा, अर्थात इसका रासायनिक संगठन क्या होगा? निश्चित होगा, ठीक है। तो ये किसकी पुष्टि करेंगे? स्थिर अनुपात के नियम की क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं, ठीक। इसी तरह तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा क्या है? गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था, और पुष्टि किसने की थी? वर्जिलियस ने की थी। तो पहले हम नियम लिख दे रहे हैं कि गुणित अनुपात का नियम है क्या? कि जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो या एक से अधिक यौगिक भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक
यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न, एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान। जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए थोड़ा कि जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। तो दो तत्व संयोग कर रहे हैं तो दो यौगिक बना रहे हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। इसी तरह जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रो ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके जल का भी निर्माण कर सकते हैं और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। तो जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो एक तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर क्या होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझने की बात है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कौन क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। या इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, CO2, ठीक है। अब इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का द्रव्यमान इसमें होगा 16, एक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कार्बन का द्रव्यमान कितना हुआ? 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हुआ? 16। कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए CO2, तो इसमें कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा? 12। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन के परमाणु भार कितना होता? 16 होता। 2 परमाणु, 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। तो स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए कि जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो यहां देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके दो यौगिक बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, तो यहां देख रहे हैं एक तत्व ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 32 है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, दूसरा तत्व क्या है? यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान निश्चित, इसमें भी कार्बन का द्रव्यमान 12 है, इसमें भी कार्बन का द्रव्यमान क्या है? 12 है। तो ये निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं। एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं, अर्थात ये क्या होगा? सरल अनुपात में होगा जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है। तो
कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 है, लेकिन दोनों में कार्बन का द्रव्यमान निश्चित है। तो ये भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, सरल अनुपात में होगा। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 16:32। ठीक है, अब सरल अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, काट दीजिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो सरल अनुपात क्या हो गया, 1:2। क्या आ गया, 1:2। इसी तरह हम बात कर रहे हैं, उदाहरण समझ में आया। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, एक तो जल बनाएंगे और दूसरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएंगे। अब H2O की बात कीजिए तो H2O किससे बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 परमाणु है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ले लीजिए तो इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 दूनी 32। तो देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है और इसका द्रव्यमान क्या है, निश्चित है। ठीक है, जिससे संयोग कर रहे हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान होंगे क्या होंगे, सरल अनुपात में होंगे। तो इनका सरल अनुपात क्या होगा, सरल अनुपात हो जाएगा 16:32। काट दीजिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, गुणित अनुपात का नियम। इसी तरह चौथा नियम है, कोटेरेंस को चौथा नियम, तूल या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तूल या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तूल या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो नियम पहले लिख लीजिए कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की, किसी तीसरे तत्व की, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ अलग अलग संयोग करते हैं, साथ अलग अलग संयोग करते हैं, अलग अलग संयोग करते हैं। ठीक है, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ अलग अलग संयोग करते हैं तो उनके भारों में वही अनुपात होता है, तो उनके भारों में वही अनुपात होता है, वही अनुपात होता है। जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ अलग अलग संयोग करते हैं तो उनके भारों में वही अनुपात होता है जिस अनुपात में वे दोनों तत्व संयोग करते हैं, जिस अनुपात में वह दोनों तत्व संयोग करते हैं, वह दोनों तत्व संयोग करते हैं। यही क्या है, तूल या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। एग्जाम्पल देखिए, अब यहां पर एग्जाम्पल क्या है, तो भुज बना करके समझा दे रहे हैं। ये क्या कर रहा है, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व, दो तत्व हम यहां ले रहे हैं, पहला हाइड्रोजन ले रहे हैं और दूसरा ऑक्सीजन ले रहे हैं।
जब दो तत्व क्या लिया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, तीसरा तत्व कार्बन के साथ अलग अलग से, मतलब हाइड्रोजन कार्बन के साथ संयोग करेगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोग करेगा। तो हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ संयोग करेगा तो मेथेन बनेगा, CH4 बनेगा, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, निश्चित मात्रा के साथ अलग अलग संयोग करते हैं तो उनके भारों में वही अनुपात होता है। ठीक है, तो उनके भारों में वही अनुपात होता है जिस अनुपात में वह दोनों तत्व संयोग करते हैं। तो इनके भारों में वही अनुपात होगा, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन में वही अनुपात होगा जो कार्बन और ऑक्सीजन में है। ठीक है, तो वही अनुपात होता है जिस अनुपात में ये दोनों तत्व क्या करते हैं, संयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, H2O बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करके क्या बना रहे हैं, मेथेन बना रहे हैं, CH4 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, CH4। तो इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा, 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 4। इसी तरह ऑक्सीजन कार्बन से संयोग करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाएगा CO2, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है, एक परमाणु का परमाणु भार 16, दो परमाणु है तो क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ अलग अलग संयोग करते, देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो तत्व है, और ये तीसरा तत्व है कार्बन की मात्रा निश्चित है, इसके साथ अलग अलग संयोग कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ संयोग करके मेथेन बना रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इनमें उनके भारों में वही अनुपात होता है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में इसका जो अनुपात होगा 12:4 होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 12:32 होगा। तो देख रहे हैं इसकी मात्रा निश्चित है, इसकी मात्रा क्या है, निश्चित है। तो इसमें क्या अनुपात होगा, हाइड्रो ऑक्सीजन में क्या अनुपात होगा, तो इसमें अनुपात क्या होगा, निकालिए। इसमें ये तो निश्चित हो गया, ये निश्चित मात्रा है, तो इनमें जो अनुपात होगा वही अनुपात ये जो दोनों तत्व आपस में जिस अनुपात में सहयोग करेंगे वही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए कि हाइड्रो ऑक्सीजन में क्या अनुपात होगा, ये जो यौगिक बना रहे हैं इसके अनुसार, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना 32, को सरल करेंगे कितना होगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हाइड्रो ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1:8। तो जिस अनुपात में वे दोनों तत्व संयोग करते हैं उस वही अनुपात होगा जिस अनुपात में ये दोनों तत्व क्या होंगे, संयोग करेंगे। तो हाइड्रो ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके H2O बनाते हैं। तो H2O बनाएंगे तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा 16। तो अनुपात निकालेंगे क्या होगा, 2:16, 2 × 2, 2 × 16, तो कितना आ गया, 1:8 आया कि नहीं आया। और यहाँ कितना आया है, 1:8 आया, वही अनुपात है। ठीक है, उनके भारों में वही अनुपात होता है जिस अनुपात में ये दोनों तत्व क्या करते हैं, संयोग करते हैं। ठीक है, तो तुल्य अनुपात के नियम की क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है। लास्ट नियम आ जाइए, गेल-साक का गैसीय आयतन नियम। गेल-साक का गैसीय आयतन नियम, गेल-साक का गैसीय आयतन नियम, गेल-साक का गैसीय आयतन नियम। गेल-साक का गैसीय आयतन नियम क्या है कि समान ताप व दाब पर
कि जब गैसें परस्पर रासायनिक अपक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों तथा अपक्रिया के से प्राप्त गैसीय आयतनों में सरल अनुपात होता है। ठीक है, तो समान ताप व दाब पर समान ताप व दाब पर जब गैसें परस्पर रासायनिक अपक्रिया करती हैं, जब गैसें परस्पर रासायनिक अपक्रिया करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, समान ताप व दाब पर जब गैसें परस्पर रासायनिक अपक्रिया करती हैं तो उनके परस्पर आयतन में और अपक्रिया में प्राप्त होने वाली गैसों के आयतन में और अभिक्रिया में प्राप्त होने वाली गैसों के आयतन में क्या होता है? सरल अनुपात होता है। आयतन में एक सरल अनुपात होता है कि समान ताप व दाब पर जब गैसें परस्पर रासायनिक अपक्रिया करती हैं तो उनके परस्पर आयतन में और रासायनिक अपक्रिया में प्राप्त होने वाली गैसों के आयतन में क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। यही क्या है? गिब्स का गैसीय आयतन नियम कि समान ताप व दाब पर जब गैसें परस्पर रासायनिक अपक्रिया करती हैं तो उनके परस्पर आयतन में और अपक्रिया से में प्राप्त होने वाले गैसों के आयतन में क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है, अर्थात एक सरल अनुपात में होते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। ठीक है, तो ये रासायनिक अपक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएंगे, तो बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ गुणा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का कितना आयतन है? एक आयतन हाइड्रोजन का और एक आयतन क्लोरीन का संयोग करके क्या करते हैं? 2 आयतन HCl का बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि परस्पर और जो अपक्रिया में गैस बन रही है उनमें क्या होगा? एक सरल अनुपात होगा। तो आयतनों में सरल अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन का आयतन 1 तो 1:1:2, 1:1:2 का क्या होगा? सरल अनुपात होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है हैबर विषय अमोनिया के निर्माण में। N2+3H2 एरो 2NH3, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों गैसें हैं। ठीक है, तो समान ताप व दाब पर जब गैसें परस्पर रासायनिक अपक्रिया करती हैं तो उनके परस्पर आयतन में, तो इनके आयतनों में और अपक्रिया से में प्राप्त होने वाली गैसों के आयतनों में क्या होता है? सरल अनुपात होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन का कितना आयतन, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 आयतन माना जाएगा। इसका आयतन कितना? 1। इसका कितना आयतन है? 3 आयतन। हाइड्रोजन का कितना? 3 आयतन। कहने मतलब 1 आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके 2 आयतन क्या करती है? अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो इनके आयतनों में परस्पर और जो अपक्रिया के फलस्वरूप गैस प्राप्त हो रही है उसके आयतन में क्या होगा? सरल अनुपात होगा। तो सरल अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए सरल अनुपात क्या होगा? 1:3:2 का क्या हो जाएगा? सरल अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये रासायनिक संयोग के 5 नियम हो गए। ठीक है, रासायनिक संयोग के 5 नियम हुए। 5 नियम के बारे में आपको बता दिया गया, तो इनका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिपादन कौन किया है और पुष्टि किसने की है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। धन्यवाद।